नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से भारत के महान शायर श्री जावेद अख्तर साहब खैराबादी पहुँचे पाकिस्तान में फैज़ फेस्टिवल में, और उन्होंने 15 साल पहले हुए बम्बई के हादसे को 26/11 को याद कर लिया। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि इन महाशय को 15 साल तक याद नहीं आया, और पाकिस्तान में जाके बोल दिए कि आपने कभी लता जी को नहीं बुलाया, हमने तो नुसरत को बुलाया, मेहंदी अली को बुलाया, ना जाने किस किस को बुलाया। तो इनको ये यकायक इस तरह की इनको याददाश्त इनकी कैसे दुरुस्त हो गई। और कुल मिला के बात तो ये है कि ये कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान की हालत ख़राब है विभिन्न कारणों से। वो उसके लिए खुद दोषी हैं, वहाँ के हुक्मरान दोषी हैं, उनके नेता दोषी हैं, पाकिस्तान को बनाने वाले दोषी हैं, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन जावेद साहब जो कि ओपनली कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते, उनको बेवकूफ़ मानते हैं, उनको हेट करते हैं, वो कहते हैं कि काबिल व्यक्ति नहीं है, और प्रधानमंत्री के जितने भी सपोर्टर हैं वो महामूर्ख किस्म के लोग हैं, उज्जड़ लोग हैं, हिंसक लोग हैं, संगी हैं, फलाना हैं, ढिमका हैं। लेकिन फैज़ साहब को बड़ा पसंद करते हैं। तो ये इनको याद नहीं कि फैज़ साहब भारत के बारे में आज़ादी से तुरंत पहले क्या लिखा करते थे और बाद में भी क्या बोलते रहे। ये जिन्ना के प्रशंसक हैं, जिन्ना के पक्के प्रशंसक हैं, जिन्ना जो कि टू नेशन थ्योरी में विश्वास करते थे। तो ये सब जानते हुए भी फैज़ साहब के फेस्टिवल में उनसे एक पागल भंवरे की तरह से उनके याददाश्त और उनके कार्यक्रमों में ये व्यक्ति, ये जावेद अख्तर क्यों मंडराता रहता है, कारण क्या है। दोनों वामपंथी थे, ये तो महत्वपूर्ण बात है। और एक वामपंथी दूसरे वामपंथी की प्रशंसा करेगा, उसकी उसको बढ़ा चढ़ा के रखेगा, उसको प्रेम करेगा, उसको सर पे चढ़ा के रखेगा, उसको ऊंची कुर्सी पे बैठाएगा। ये तो पुराना नियम है भारत का। लेकिन एक और बात याद कर लेते हैं कि फैज़ साहब पाकिस्तान टाइम्स में लिखा करते थे, और पाकिस्तान टाइम्स के एक एडिटर थे जनाब महरूम मजहर अली खान साहब। और मजहर अली खान साहब को भुट्टो साहब ने बड़े ही तरीके से इस्तेमाल किया था, जबकि शिमला समझौते की बात करने के लिए वो आए थे, इंदिरा गांधी से मिलने के लिए आए थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मजहर अली खान साहब को अपने जो दस्ता उनका आया पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए, विभिन्न स्तरों पे ब्यूरोक्रेट भी थे, इंटेलेक्चुअल्स भी थे, तो ये बड़े भारी पत्रकार थे, वामपंथी थे। और जो तारिक अली साहब हैं जो कि इंग्लैंड में रह करके क्रांति का बिगुल बजाते रहते हैं वगैरह वगैरह, वैसे वो ट्रॉट्स्की के फॉलोअर हैं। तो वो उनको एक बहुत ही रणनीतिक तरीके से भारत में लाया गया। उन्होंने शिमला पहुंचने से पहले भारत के सारे वामपंथियों, और ऐसा कहा जाता है जो इस बात को जानते समझते हैं, जिसकी रिसर्च की है, उनसे बातचीत की और ये पैठ बनाई कि भाई इंदिरा गांधी से, श्रीमती इंदिरा गांधी से उनको मिलने का किसी तरह से समय मिल जाए। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द जितने भी लोग होते थे उनसे श्री मजहर अली खान साहब ने संपर्क बनाया, सूत्र ढूंढे, उनको इस्तेमाल किया, और जब वो शिमला पहुँचे तो उनको समय मिल गया। देखिए इतनी बड़ी तैयारी के साथ तो समय उनको मिलना ही था। ये विषांतर नहीं, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं श्रीमान। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि दोनों चीज़ों को जो मजहर अली खान साहब तब कर गए शिमला में, तो ये क्या अब ये महाशय अपने जावेद अख्तर साहब खैराबादी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी और अमर सिंह को खुलेआम कहते हैं कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता,
भाई प्रजातंत्र में वामपंथियों की ये इस तरह की नारेबाजी चलती रहती है ना कि वो किसी विशेष प्रकार के लोगों को ही पसंद करते हैं, जो इन लोगों को भाव दे, जो इन लोगों को सर पे उठा के घूमे। तो हम पहुंचते हैं वापस मजहर अली खान साहब के पास में। तो इंदिरा गांधी से उन्हें समय मिल गया और उन्होंने कहा कि देखिए आपके देश में तो जमहूरियत है, प्रजातंत्र है, और पाकिस्तान में प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र पाकिस्तान में अगर कोई आदमी ला सकता है, जमहूरियत का जो सबसे बड़ा परचम लहरा सकता है, वो परचम लहराने के लिए सिर्फ भुट्टो साहब से बड़ा कोई व्यक्ति पाकिस्तान में आज की तारीख में है नहीं। और पाकिस्तान की जनता आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रही है। ये आश्वासक नहीं, करीब करीब ऐसा ही कहा। थोड़ा बहुत ड्रामा तो कर लेना चाहिए ना, कुछ इमेजिनेशन का काम हो कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सामने वाला आदमी कौन है, आप क्या चाहते हैं, तो उसके हिसाब से संवाद कुछ इसी तरह के होंगे ना। और ये कुछ विद्वान लोगों ने बताया भी है जिन्होंने उस बात को उस समय देखा परखा है, उस पर बात की है। तो आप भुट्टो साहब को पाकिस्तान में जमने दीजिए और उसके लिए आवश्यक है कि ये समझौता पाकिस्तान की शर्तों पर मान लिया जाए और 90,000 से ज़्यादा जो सैनिक जो पाकिस्तान के पकड़ रखे हैं हिंदुस्तान में, प्रिजनर्स ऑफ वार हैं, उनको छोड़वा दें। उनके माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री चारों तरफ पाकिस्तान के हर गली कूचे में जो है वो बिलख बिलख कर रो रहे हैं। उनकी आशीष आपको लगेगी श्रीमती मैडम इंदिरा गांधी, आप उनको छोड़ दीजिए वगैरह वगैरह। तो और दूसरी भी परिस्थितियां होंगी, लेकिन ये भी बात कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी को पसंद आई कि देखिए देश में तो प्रजातंत्र भारत में तो है, भारत तो इस मामले में बड़ा ही लकी है ना, सौभाग्यशाली है भारत। लेकिन पाकिस्तान में ये सौभाग्य पहुंचे तो इसमें भी भारत की तो कुछ तो बनती है ना, जिम्मेदारी बनती है। तो कुल मिलाकर के सब कुछ छोड़ दिया गया। शिमला अकॉर्ड यानी कि जो सेना ने लड़ा उनको पकड़ा, जिन पे हमला किया, और हमला कोई ये पहली बार तो हुआ नहीं था, ये तो 1948-47 से ही हो रहा है जो इस तरह से कश्मीर की चढ़ाई हुई थी। तो कुल मिला के बात यह है कि उनका इस्तेमाल पाकिस्तान के भुट्टो साहब ने बड़ी ही चतुराई से कर लिया और वो अपना उद्देश्य पूरे करके चले गए। जबकि वो जो युद्ध हुआ, जो बंगाल में जो नरसंहार हुआ, उसकी पूरी जिम्मेदारी भुट्टो साहब की थी। लेकिन वो अलग कहानी कभी पढ़ेंगे। तो क्या उसी तरह का कोई उद्देश्य लेके, ऑब्जेक्टिव लेके पाकिस्तान की जो मदद करने के लिए चले हैं, भाई पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, लेकिन पड़ोसी को तो देखो तो सही कि पड़ोसी के रंग क्या हैं, ढंग क्या हैं, इतिहास क्या है, उसका व्यवहार कैसा है। तो ये जो संत बनने का भारत में जो एक शौक है, संत बनने का शौक है, बहुत सारी अब आवाजें उठने लगी हैं इस देश में कि पाकिस्तान की मदद कर दी जाए। भाई पाकिस्तान शुरू से अपने जन्म से ही भारत विरोधी रहा है। 1000 साल तक लड़के भुट्टो साहब ने कहा था कि एटम बम बनाएंगे, उन्हीं की कारस्तानियों से, उनकी कार्रवाइयों से बना, और गद्दाफी साहब ने उनको पैसे भी दिए, मदद भी की। तो ये तो एक पूरा का पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड का या कि उम्मा का काम है ना। तो ये जावेद साहब क्या कर रहे हैं? 15 साल बाद इनको पार्लियामेंट अटैक याद नहीं आया, 1965 याद नहीं आया, ऑपरेशन जिब्राल्टर याद नहीं आया, इनको कश्मीर याद नहीं आया। इसमें कश्मीर में जो पाकिस्तानी सिस्टम ने, ISI ने और वहाँ के लोगों ने जिस तरह से वहाँ पे जो भी कुछ किया, उनको श्रीमती बेनजीर भुट्टो का वो कथानक याद नहीं आया। जबकि वो टीवी पे जोर जोर से चिल्ला रही थी, वो कह रही थी कि हर मस्जिद से मुजाहिद निकलेगा और कश्मीर जो है वो इस्लामिक बन जाएगा, पाकिस्तान के साथ आया, कुछ इस तरह की बातें कह रही थी। हमें तो सुनिए, आज भी टीवी पे मिल जाएगा, ढूंढिए। तो ये जावेद साहब के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए, ये बड़े रणनीतिकारी लोग हैं, हर वामपंथी जो थोड़ा बहुत वामपंथ, और ये तो बड़े धुरंधर हैं, ये तो खानदानी वामपंथी हैं, इनकी पत्नी भी खानदानी। तो कितना विमर्श होता होगा, कितनी योजनाएं बनती होंगी। तो ये शायद पाकिस्तान की मदद करने गए हैं कि अब ये इन्होंने पलटी भी मारी है।
अब ये एकदम से देशभक्ति का चोला ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन्होंने हमेशा भारत के तंत्र को जब से बदला है, मोदी जी आए हैं उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। अब मोदी जी कोई गलत काम करें आप उनका विरोध कीजिए, सारी सरकारें सारे नेता सब काम अच्छे नहीं करते, कुछ बुरे भी होते हैं, तो वो करिए, ये संतुलन तो रखिए। लेकिन वामपंथी लोग कैसे संतुलन रखेंगे? कुल मिला के वामपंथियों का किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उनका पूरा का पूरा जो है ना कोई विश्वास ही नहीं है। वो तो उसको चूसने के लिए, वो उसको मिल्क करने के लिए, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए वो आते हैं और सारी दुनिया में यही काम करते हैं। तो जावेद साहब भी जो है ना एक सॉफ्ट लैंडिंग तैयार कर रहे हैं कि भारत में एक दबाव बनाया जाए सरकार पे, मोदी जी पे, और इंटेलेक्चुअल इसमें लेख लिखे जाएंगे, बड़े बड़े धाकड़ किस्म के डिस्कशन टेलीविजन चैनलों पे होंगे, बड़े बड़े शायरे मुशायरे किए जाएंगे जहाँ पे बताया जाएगा कि भी पाकिस्तान की मदद करना भारत की जिम्मेदारी है बड़ा भाई होते हुए, वगैरह वगैरह। तो ये शायद ये ऑब्जेक्टिव है। 15 साल में इनको कभी याद नहीं आया। सिर्फ इन्होंने बंबई की क्यों बात की? क्योंकि ये बंबई में रहते हैं। भी पाकिस्तान का व्यवहार तो 47-48 और उससे पहले ही जिन्ना साहब ने कह दिया था कि ये इस्लाम की लेबोरेटरी बनने वाला है, मुस्लिम नेशन। और फैज साहब जो है वो बड़े प्रेम करते थे, बड़े सपोर्टर थे बड़े भाषा से जिन्ना साहब के। तो आप तो इसका मतलब आप फैज साहब के जो है ना चारों तरफ जो है वो घूम रहे हैं भौरे की तरह से उनकी यादों और उनकी कविताओं में। और सिर्फ फैज साहब, ये जावेद साहब ही नहीं, भारत में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी बात हो जहाँ पे तथाकथित इंटेलेक्चुअल यहाँ की बुद्धिजीवियों का जमावड़ा होता है, वो इकबाल की शायरी, फैज की शायरी को रिसाइट करना, उसको याद करना, उस पर पछाड़ खाका करके वाह वाह करना, ये आवश्यक माना जाता है। देखिए ये विचित्र और विवश देश है। तो इसमें, इस प्रजातांत्रिक देश में जो पक्के कट्टर लोग हैं जैसे कि जिन्ना और फैज, उनकी स्तुति गान करने की भी एक बड़ी व्यवस्था है, कुछ लोगों की आवश्यकता है। तो शायद ये जावेद साहब ऐसे ही नहीं गए हैं वहां पे, है ना। और ये कुल मिला के बात ये भी है कि ये यहाँ तो घुटनों के जोड़ों की दवाइयों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं भारत में। यहाँ पे ये जैसे ममता दीदी व्हील चेयर पर नजर आती थी, वैसे ये व्हील चेयर पर नजर आते हैं। और पाकिस्तान में जाके इनकी इतनी ऊर्जा आ जाती है कि एकदम से खड़े हो जाते हैं और वहाँ के लोगों को डांट भी देते हैं। और भारत में ताली बजती है और वहाँ भी ताली बजती है, तो कुछ न कुछ तो पक रहा है। और ये संवाद, ये जो हिंदुस्तान की हिंदी फिल्मों में जो एक जो नैरेटिव चला है कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, ये संवाद किस फिल्म में बना उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये समझ लीजिए। ये ज्यादातर भारत की जो है ना फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट राइटरों में इसी तरह के वामपंथी लोग घुसे हुए हैं जैसे कि ये हैं। इसकी बात नहीं है कि बड़े ये प्रखर हैं और ये, लेकिन इनका एजेंडा बिल्कुल साफ है कि ये वामपंथ का चोला ओढ़े हुए हैं, लेकिन भारत के विरोधी और कट्टर इस्लामी फैज को और इकबाल को ये पसंद करते हैं। जैसे हिंदुस्तान में कोई भी साहित्य सम्मेलन हो, कोई भी किताब लिखाई पढ़ाई की बात हो, वह आवश्यक है अपने आप को सेकुलर साबित करने की बड़ी जिद्दोजहद है। ये विचित्र और विवश देश है जहाँ पे जो है वो जिन्ना और फैज का स्तुति गान करने का रोग है। तो हमने बातचीत की जावेद साहब की कि वो फैज फेस्टिवल में क्यों गए, और मजहर अली खान साहब को भी यूज किया, यानी कि भारत के वामपंथियों को पाकिस्तान बड़े अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है। यानी कि ये तो पहले से प्रस्तुत रहते हैं भाई, अमन की आशा में इनका बड़ा विश्वास है। अमन की आशा कब निराशा में बदल जाती है। कभी अमन की आशाओं ने 26/11 को रोका क्या? कभी अमन की आशाओं की आंटियों ने और अंकलों ने पार्लियामेंट अटैक को रोका? कश्मीर में जो कि कुछ हो रहा था उसको रोका? नहीं रोक पाए ना। तो ये जो एक रोमानियत भरी पड़ी है भारत के एक विशेष किस्म के तबके में, उसका अर्थ क्या है? और उस तबके के ही ये एक झंडा बरदार हैं श्री जावेद अख्तर खैराबादी। इनका खैराबाद और इनके परिवार का इतिहास तो अलग है, वो कभी बाद में तक करेंगे, वो मिल जाएगा, आप कभी भी ढूंढिए। तो हमने बातचीत की जावेद साहब जो कि प्रधानमंत्री मोदी को तो हेट करते हैं, उनको पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ठीक प्रधानमंत्री नहीं रह सकते,
ये तो गड़बड़ आदमी है। और वहाँ पे फैज़ में जाकर पाकिस्तान की बड़ी जो है फैज़ साहब के चारों तरफ जो है घूम रहे हैं, उनकी यादों के सफ़र में साथ हो रहे हैं, एक पगलाए भंवरे की तरह से पाकिस्तान जाते रहते हैं और फैज़ साहब का स्तुति गान करते हैं। तो हमें आशा है कि जावेद अख्तर और मोहम्मद फैज़ और मज़हर अली खान पे एक छोटी सी बातचीत जो की है कि जावेद साहब क्या करने वाले हैं, ये किस एक बड़े प्रोजेक्ट का एजेंडा है जो भी पाकिस्तान की मदद करेगा और भारत की सरकार को और मोदी जी को ये धीरे धीरे दबाव डालेगा कि मदद करो। अब वो मदद करेंगे नहीं करेंगे वो तो देखिए भारत की सरकार और प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, हम उसमें कुछ नहीं कहना चाहते। कभी मजबूरी में करनी भी पड़ती है तो कर लीजिए, लेकिन ये साफ है कि उनका जाना यूं ही नहीं हुआ है, ये एक बड़े प्रोजेक्ट का। और देखिए वामपंथी लोग बहुत एक बड़ी प्लानिंग करते हैं, समझे नहीं, क्रांति की प्लानिंग करते करते बूढ़े हो गए, लेकिन कुछ न कुछ तो कर ही गुजरेंगे। हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंटों में यही लोग बैठे हुए हैं और इसी तरह की योजनाएं चिरकाल से बना रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि भारत में क्रांति तो कभी आई नहीं, लेकिन ये क्रांति की प्रतीक्षा करते हुए बूढ़े हो गए, तो कुछ तो कर जाएं जावेद अख्तर खैराबादी, तो ये आगे मालूम चलेगा कि इनकी योजना फलित हो रही है या नहीं हो रही है। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। हम शीघ्र ही आपसे मिलेंगे एक नई बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।